मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है अनोखी दो लिपस्टिक का जादू। तो चलिए दोस्तों कहानी देखते हैं। रानीगंज नाम के गांव में आयशा और रायशा नाम की दो जुड़वा बहनें अपनी माँ के साथ रहती थी। वैसे तो दोनों जुड़वा बहनें थी, लेकिन आयशा दिखने में काली थी और आयशा बहुत खूबसूरत थी। सभी लोग रायशा की खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकते थे। वहीं दूसरी तरफ सभी को आयशा के काले रंग का मजाक बनाने में भी बहुत मजा आता था। एक दिन दोनों बहनें अपनी मामी की लड़की राधिका के जन्मदिन की पार्टी में जाते हैं। वहां जाने के बाद राधिका के दोस्त आयशा का बहुत मजाक बनाते हैं। अरे राधिका, ये दोनों तेरी बुआ की जुड़वा बेटियां हैं ना? कहने को जुड़वा है, लेकिन फर्क तो इन दोनों में जमीन आसमान का है। शिवांगी की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ हंसने लगती हैं। तभी राधिका रायशा से कहती है, रायशा देख रही है ना, मेरे दोस्त इतना मजाक बना रहे हैं, तुझे अपने साथ इसे लाने की क्या जरूरत थी? राधिका, मैं भी नहीं चाहती थी कि ये मेरे साथ आए, लेकिन मम्मी ने बोला तो मुझे इसे अपने साथ लेकर आना पड़ा। अगर मैं मम्मी को मना कर देती तो वो मुझे बहुत मारती, इसलिए उनकी माँ से बचने के लिए मुझे इसे अपने साथ लेकर आना पड़ा। अच्छा, तो ऐसी बात है, फिर इसके साथ तू भी मेरी पार्टी से चली जा। यार देख, मैं नहीं चाहती कि मेरी अमीर दोस्त यहाँ मेरा मजाक बनाए। उसके बाद रायशा और आयशा राधिका के जन्मदिन की पार्टी से आ जाते हैं। ये सब देखकर आयशा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी मम्मी मीनू से कहती है, मम्मी अब चाहे आप मेरी कितनी भी पिटाई करो, लेकिन मैं इसे अपने साथ लेकर कहीं नहीं जाऊंगी। आज इसकी वजह से राधिका ने मुझे अपने जन्मदिन पार्टी से जाने को कहा और वहाँ आई सभी लड़कियों ने बहुत मजाक बनाया। मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अगर आप इसे मेरे साथ नहीं भेजती तो मेरी इतनी इंसल्ट नहीं होती। रायशा, मुझे तो तेरी इंसल्ट होती हुई कहीं नजर नहीं आ रही थी। पार्टी में आए सभी लोग तो तेरी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। अगर किसी की इंसल्ट हो रही थी तो वो हूँ मैं। मेरा मजाक बना है, फिर भी मैं इतना नहीं बोल रही हूँ और तुम बिना वजह इतना बोले जा रही है। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, खूबसूरती के अलावा उन्हें कुछ दिखता ही नहीं। हाँ काली बंदरिया, खूबसूरती सब कुछ होती है, समझी? सुंदर लोग ही सबको पसंद आते हैं, इसलिए तो किसी को पसंद नहीं आती। चुप हो जा रायशा, अभी तूने दुनिया देखी कहाँ है? सुंदरता सब कुछ नहीं होती। वैसे भी आयशा बहुत नेक और अच्छी लड़की है। मैं तो कहती हूँ तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। जब मेरी सुंदरता ही लोगों को आकर्षित कर देती है तो मुझे कुछ सीखने की क्या जरूरत है? तू कभी कुछ नहीं समझेगी। चलो तुम दोनों यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना बोलकर मीनू किचन में दोनों के लिए खाना लेने जाती है। इसी तरह समय बीत रहा था। तभी एक दिन मीनू के पास उसके जेठानी का फोन आता है। अरे मीनू, आज राजमहल में राजकुमारी के जन्मदिन की पार्टी है, तेरी दोनों बेटियां जा रही है ना? दीदी, मुझे तो ये पता ही नहीं था। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, मैं अभी जाकर दोनों को बताती हूँ। इतना बोलकर मीनू अपनी दोनों बेटियों के पास जाती है और बोलती है, सुनो तुम दोनों, आज शाम के लिए जल्दी से तैयार हो जाना। क्या है आज शाम को? राजमहल में राजकुमारी का जन्मदिन है, इसलिए उन्होंने गांव की सभी लड़कियों को बुलाया है। तुम दोनों भी अच्छे से तैयार होकर जाना। इतना बोलकर मीनू वहां से चली जाती है। उसके बाद दोनों बहनें शाम की पार्टी के लिए तैयार होने अपने कमरे में जाती है। तभी थोड़ी देर बाद हंसते हुए रायशा आयशा के कमरे में आती है और बोलती है, अरे कल्लो माई, तू क्यों तैयार हो रही है? तेरे इस काली घटा पर तो कोई मेकअप दिखेगा ही नहीं। रायशा, यहाँ खड़ी होकर मेरा मजाक बनाने से बेहतर होगा कि तू अपने कमरे में जाकर तैयार हो। इतना बोलकर आयशा लिपस्टिक लगाने लगती है। तभी रायशा फिर से बोलती है, तुझे क्या लगता है ये लिपस्टिक लगाकर तो हुस्न परी लगेगी? ये मत भूल कि तू काली बंदरिया है और तू कुछ भी कर ले काली की काली ही लगेगी। मैंने तुझे बोला ना अपने कमरे में जाकर तैयार हो। अरे ओ कल्लो माई, मुझे ज्यादा मेकअप की जरूरत नहीं है, समझी? मैंने बस ये सुंदर सी ड्रेस पहनी है और हल्की सी लिपस्टिक लगाई है, उसी में मैं कह ढा रही हूँ। वैसे अगर तू बोले तो मैं तुझे एक एडवाइस देती हूँ। हाँ बोल। देख, ये तो तू अच्छे से जानती है कि तुझे देखना कोई भी पसंद नहीं करता और तेरा मजाक बनाते हैं वो अलग। मैं तो कहती हूँ राजमहल मत जा। अगर तू गई तो लोग पार्टी में छोड़कर तेरा मजाक बनाएंगे। वैसे भी तूने तो देखा ही था ना कि राधिका के बर्थडे पार्टी में लोगों ने तेरा कितना मजाक बनाया था, इसलिए मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। वैसे भी ये पार्टी और सोशल गैदरिंग ये सब सुंदर लोगों के लिए होती है। हाँ, आज मुझे तेरी बात सही लग रही है। मेरी वजह से तू भी पार्टी में नहीं रह पाती है, इसलिए आज मैं जाऊंगी ही नहीं।
ये सुनकर आयशा बहुत खुश होती है और पार्टी में जाने लगती है। तभी मीनू रायशा से कहती है, रायशा अकेले कहाँ जा रही है तू? आयशा नहीं जा रही है क्या? नहीं माँ, मैंने उसको बोला कि चल पार्टी में जाने का समय हो गया है, तो उसने मुझे बोला कि वो नहीं जाएगी। लेकिन क्यों? ये मुझे नहीं पता, आप उसी से जाकर पूछ लो। अच्छा चल तू भी चल मेरे साथ, तेरे सामने ही पूछ लेती हूँ, अगर हाँ कर देगी तो तेरे साथ साथ भेज दूंगी। उसके बाद दोनों आयशा के कमरे में जाते हैं। मीनू आयशा से कहती है, क्या हुआ आयशा, तू पार्टी में नहीं जाएगी क्या? नहीं मम्मी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए मुझे पार्टी में नहीं जाना। इस तरह आयशा पार्टी में ना जाने का बहाना दे देती है। उसके बाद रायशा अकेले पार्टी में चली जाती है और मीनू अपने कामों में लग जाती है। दोनों के वहाँ से जाने के बाद आयशा अपने कमरे में रोने लगती है। आज अपने रंग रूप की वजह से मैं इतने बड़े पार्टी में नहीं जा पाई। सब लोग कितना एंजॉय कर रहे होंगे और मैं घर में बैठकर रो रही हूँ। सच में मैं तो कहीं जाने लायक ही नहीं हूँ। इस तरह आयशा फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसे बाहर से किसी की आवाज आती है और वो खिड़की से बाहर की तरफ देखती है। आयशा देखती है कि एक बूढ़ी अम्मा रो रही है। आयशा बूढ़ी अम्मा के पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ अम्मा, आखिर आपको क्या परेशानी है? बेटी, मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से भगा दिया है और मुझे बहुत भूख लग रही है। कोई बात नहीं अम्मा, आप मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। भगवान की दया से हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए आप हमारे साथ ही रहना। इतना बोलकर आयशा अम्मा को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है और उनके लिए खाना लेकर आती है। अम्मा खाना खा लेती है। अम्मा अब आप आराम करो। तभी अचानक बूढ़ी अम्मा परी बन जाती है और बोलती है, बेटी मैं तो बस यूं ही तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तुम तो वाकई में बहुत अच्छी हो। अब के समय में कोई किसी को अपने घर में रखना नहीं चाहता है और तुम मुझे अपने घर में रखने के लिए राजी हो गई। वैसे मैंने खिड़की से देखा था कि तुम रो रही थी। हाँ परी, अब मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गई हूँ। घर से बाहर निकलना मेरा मुश्किल हो गया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ? मेरे काले रंग की वजह से लोग मेरा बहुत मजाक बनाते हैं, इसलिए मेरी बहन मुझे अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाना चाहती है। बस इतनी सी बात और इस पर तुम इतना रो रही थी? तुम्हारी ये परेशानी मैं अभी दूर कर देती हूँ। इतना बोलकर परी वहाँ 2 अनोखी और जादू लिपस्टिक प्रकट कर देती है। बेटी तुम ये पहली वाली लिपस्टिक 2 बार लगाओ और ये दूसरी वाली लिपस्टिक 3 बार लगाओ। उसके बाद तुम इसका कमाल देखना। आयशा बिल्कुल वैसा ही करती है। उसके बाद कुछ ही पलों में आयशा राजकुमारियों की तरह खूबसूरत हो जाती है। अरे वाह, मैं तो बहुत खूबसूरत हो गई हूँ। अब मैं भी पार्टी और शादी में जा पाऊंगी और कोई मेरा मजाक भी नहीं बनाएगा। और मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी। बेटी तुम अपने साथ ये दोनों लिपस्टिक ले जाओ। अगर तुमने कभी अपनी तरह ही काले रंग से परेशान किसी को देखा तो जादू लिपस्टिक से उसकी मदद करना। अगर तुमने इससे 3 लड़कियों की मदद की तो उसके बाद ये अपने आप गायब होकर मेरे पास आ जाएगा। आयशा परी की बात अच्छे से समझ जाती है। आयशा लिपस्टिक के बारे में अपनी बहन और माँ को बताती है। रायशा अपने मन में सोचती है, जब काली बंदरिया ये वाली लिपस्टिक लगाकर इतनी खूबसूरत हो सकती है, फिर मैं तो और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाऊंगी। इतना बोलकर रायशा आयशा के कमरे में जाती है और जादू लिपस्टिक लेकर अपने कमरे में आ जाती है। उसके बाद रायशा जादू दोनों लिपस्टिक का इस्तेमाल करती है। तभी कुछ ही पलों बाद रायशा काली हो जाती है और उसके मुंह पर बड़े बड़े दाने आ जाते हैं। अपना ऐसा रूप देख रायशा रोने लग जाती है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था और रायशा को इसी तरह अपनी पूरी जिंदगी बिताना था। आयशा कभी भी रायशा को अपने से दूर नहीं रखती थी और उसे अपने साथ हर जगह लेकर जाती थी। यहाँ तक कि कोई भी रायशा का मजाक बनाता था तो आयशा उसे मुंह तोड़ जवाब देती थी। इस तरह हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। किसी गांव में अनाया और अनायशा नाम की 2 सहेली रहा करती थी। अनाया के पिता एक मजदूर थे और अनायशा के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। अनाया बहुत संस्कारी और समझदार थी, वहीं दूसरी तरफ अनायशा बहुत ही बिगड़ैल लड़की थी। अनाया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए स्कॉलरशिप जीतकर उसे अनायशा के कॉलेज में ही एडमिशन मिल जाता है। ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है।
तभी एक दिन अनायशा अनाया के घर जाती है और बोलती है, अरे यार, तू सारा दिन पढ़ती ही क्यों रहती है? चल पार्क से घूम कर आते हैं। तू यही रुक, मैं जल्दी से स्कूटी लेकर आती हूँ। अरे नहीं, 1 हफ्ते बाद हमारे एग्जाम शुरू है, इसलिए मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? अपने दिमाग का पेज ठीक कर पहले। हमेशा पढ़ना सही नहीं होता है, लाइफ में थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी करना चाहिए। चल अब जल्दी चल। और यहाँ मैं तेरी ना सुनने के लिए नहीं आई हूँ। अगर आज तू मेरे साथ घूमने नहीं गई तो मैं तेरे से कभी बात नहीं करूँगी और हमेशा के लिए दोस्ती तोड़ दूंगी। अनायशा के ऐसा कहने पर अनाया उसके साथ स्कूटी पर बैठकर घूमने चली जाती है। थोड़ी देर बाद घूमकर अनायशा अनाया को अपने घर लेकर जाती है। देखो मॉम, अनाया आई है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें देखकर खुशी हुई। अनाया, तुम अपनी तरह समझदार मेरी बेटी अनायशा को भी बना दो। इसके पास थोड़ी सी भी अकल नहीं है, इसलिए इसको अच्छी अच्छी बातें सिखाया करो। इसी तरह सब में वहाँ बातें हो रही होती है और थोड़ी देर बाद अनाया अपने घर आ जाती है। ऐसे ही 1 हफ्ते बीत जाता है और दोनों का एग्जाम शुरू हो जाता है। अनाया बहुत अच्छे नंबर से पास होती है, वहीं दूसरी तरफ अनायशा फेल हो जाती है। जैसे ही अनायशा की मम्मी को उसके फेल होने की खबर मिलती है, वो उससे कहती है, तू फेल हो गई ना? वैसे मुझे तेरे से यही उम्मीद थी। पढ़ाई लिखाई से तो तेरा कोई मतलब ही नहीं है। सारा दिन आवारा की तरह घूमती रहती है। अरे अपनी दोस्त अनाया से ही सीख लिया कर कुछ। उसने तो कॉलेज में टॉप किया है। तू कम से कम पास तो हो जाती जैसे तैसे, लेकिन तेरे से तो वो भी नहीं हुआ। आप ये फालतू की बातें मुझे मत सुनाओ। आपने सही कहा, मुझे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, इसलिए अब मैं आगे की पढ़ाई नहीं करूँगी। इतना बोलकर अनायशा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अनायशा की मम्मी परेशान होते हुए सोचती है, हे भगवान, ये लड़की तो बिगड़ती ही जा रही है। इसका कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इस तरह दिन बीत जाता है और अगले दिन सरिता के पैरों में बहुत जोर से दर्द हो रहा होता है, तो वो अनायशा से कहती है, अनायशा बेटी, मेरे पैर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, जरा तेल से मालिश कर दे। ओहो, कुछ भी मत बोलो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो मैं आपके पैर में मालिश करूं। अब दवाई खा लो और सो जाओ। अनायशा की बात सुनकर सरिता को बहुत गुस्सा आता है। एक काम नहीं होता तुझसे। तेरे बाप ने तुझे कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। अरे अपनी दोस्त अनाया से एक बात भी सीख लेगी ना तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। पूरी तो सीखने के लिए भी नहीं बोल रही, क्योंकि पता है ना तू ठहरी जाहिल। तेरे दिमाग में कुछ घुसने से रहा। तभी वहाँ पर अनायशा के पापा आ जाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? इतना शोर क्यों है? ये सब आपकी वजह से हो रहा है। आपने इसे सर पर चढ़ा रखा है और अब इसे उतारना बहुत मुश्किल हो गया है। मैंने इसे अपने पैर में मालिश करने को कहा और इससे वो भी नहीं हुआ। पता नहीं क्या करेगी अपनी जिंदगी में। इसने तो ठान ही लिया है कि जहाँ जाएगी हमारी नाक कटवाएगी। इतना बोलकर सरिता वहाँ से चली जाती है। देखा ना पापा आपने, मम्मी हमेशा मेरे साथ ऐसा ही बिहेव करती हैं। नहीं अनायशा, अपनी मम्मी की बात का बुरा मत मानो। तुम्हारी मम्मी ने कुछ गलत नहीं कहा है। वो जो बोल रही है तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए ही तो बोल रही है। सच में अनाया बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए। ओहो बस, अब आप भी मम्मी की तरह शुरू हो गए। गुस्से में अनायशा वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। हर कोई बस अनाया अनाया करता रहता है। मुझे कुछ तो करना ही होगा। अब मुझे इस लड़की को इसकी असली औकात दिखानी ही होगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अनायशा के लिए जतिन नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। जतिन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन साथ ही वो दिखने में बहुत काला था। अनायशा जतिन के पैसे देखकर उसे शादी के लिए हाँ कर देती है। अनायशा अगले दिन दौड़ती हुई अनाया के पास जाती है और बोलती है, अनाया, मेरा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ रिश्ता पक्का हो गया है। जितना मेरे पापा कमाते हैं उससे भी डबल जतिन कमाता है। अब तो मैं शादी के बाद भी ऐश करूँगी, ऐश। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले लड़के वाले देखने आए थे और मेरा भी रिश्ता पक्का हो गया है। मेरी जिससे शादी होने वाली है उसका नाम ऋषभ है और वो बहुत बड़ा डॉक्टर है। अच्छा, फिर तू अपने होने वाले पति से मुझे मिलवाएगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, फिर
मुझे पार्क लेकर आ जाइयो, मैं भी तुझे वहीं मिल जाऊंगी। देखते हैं किसका होने वाला लाइफ पार्टनर ज्यादा बेटर है। शाम को अनाया ऋषभ को अनायशा से मिलवाने लेकर आती है। ऋषभ को देखकर अनायशा दंग रह जाती है, क्योंकि ऋषभ दिखने में बहुत हैंडसम था। अरे ये तो दिखने में बहुत हैंडसम है, साथ ही पैसे वाला भी है। वही मेरा होने वाला पति तो काला है। उसके बाद तीनों आपस में थोड़ी बहुत बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद ऋषभ वहाँ से चला जाता है। ऋषभ के जाने के बाद अनायशा कहती है, सुन अनाया, जो भी हो लेकिन मेरा होने वाला पति ज्यादा अमीर होगा। तू मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकती है। ये कैसी बातें कर रही है तू भला? मैं तेरे से बराबरी क्यों करना चाहूँगी? तू मेरी दोस्त है और तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। अनायशा को अनाया की कोई भी बात समझ नहीं आती है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अपने कमरे में जाकर अनायशा सोचती है, अनाया आजकल बहुत चहक रही है और मुझसे इसकी खुशी देखी नहीं जा रही है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा इसका। ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं और अनायशा की शादी जतिन के साथ हो जाती है। एक हफ्ते बाद अनाया की शादी भी होने वाली होती है। अनाया, मेरी शादी तो आज हो गई, लेकिन मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगी। वैसे एक बात तो बता, तू अपनी शादी में क्या पहनने वाली है? तेरे पापा ने तो अभी तक तेरे लिए लहंगा भी नहीं खरीदा है। अरे हाँ, ये तो मैंने तुझे बताया ही नहीं। मेरे पापा ने अभी तक लहंगा इसलिए नहीं खरीदा है क्योंकि मैंने उन्हें मना किया है। मैंने सोचा है कि मैं अपनी शादी का लहंगा खुद तैयार करूं। इस तरह दोनों आपस में बातें करती है और थोड़ी देर बाद अनाया अपने घर आ जाती है। ऐसे ही 4 दिन निकल जाते हैं और अनाया की शादी के दिन नजदीक आने लगते हैं। अनाया सिलाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए वो अपनी शादी का लहंगा खुद तैयार करती है। उसका शादी का लहंगा दिखने में डिजाइनर लहंगे की तरह लग रहा था। अनाया का लहंगा देखकर उसकी माँ कहती है, अरे वाह बेटी, तूने तो बहुत अच्छा लहंगा तैयार किया है। अगर तू अपना लहंगा खुद नहीं तैयार करती तो आज हमें लहंगे में बहुत सारे पैसे लग जाते। इस तरह सब बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं और शादी का दिन भी आ जाता है। अनायशा अनाया के घर जाती है और बोलती है, देख अनाया, मैं सबसे पहले आई हूँ तेरी शादी में। अभी तक तो कोई नहीं आया है। अच्छा चल, अब मुझे अपनी शादी का लहंगा दिखा। अनाया अपनी शादी का लहंगा लेकर आती है। अनायशा अनाया की शादी का लहंगा देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो दिखने में बहुत खूबसूरत था। तभी अनाया किसी काम से वहाँ से जाती है और अनायशा मौका देखकर उसके लहंगे को कैंची से काट देती है और वहाँ से चली जाती है। अनाया जब अपने लहंगे को देखती है तो वो बहुत रोती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर उसके मम्मी पापा भी वहाँ आते हैं। हे भगवान, किसने लहंगे का ये हाल किया? आज तो शादी है, अब एकदम से नया लहंगा कहाँ से लाए? अनाया रोते हुए वहाँ से चली जाती है और अपने गांव के एक तालाब के पास जाकर बैठ जाती है। तभी तालाब में से आवाज आती है, बेटी तुम रो क्यों रही हो? अरे ये आवाज तालाब में से आ रही है क्या? लेकिन तालाब कैसे बोल सकता है? हाँ, ये आवाज तालाब में से ही आ रही है। आज पूर्णिमा है, इसलिए आज के दिन मैं किसी एक अच्छे इंसान की मदद कर सकता हूँ। तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? अनाया तालाब को सारी बात बताती है। उसके बाद तालाब अनाया के सामने एक सुंदर सा लहंगा प्रकट कर देता है। ये लो बेटी, जादुई लहंगा। तुम आज इसे अपनी शादी में पहन लेना और ये तुम्हारी हमेशा मदद करेगी। अनाया बहुत खुश होती है और तालाब को धन्यवाद करती है। उसके बाद वो लहंगा लेकर अपने घर आ जाती है। घर जाकर अनाया लहंगा पहनती है। अनायशा फिर से अनाया को इतने सुंदर लहंगे में देखकर बुरी तरह से चिढ़ जाती है। अरे तू इतना सुंदर लहंगा कहाँ से लाई है? तेरे लहंगे को तो मैंने कैंची से काट दिया था ना। चालबाज, गद्दार, धोखेबाज दोस्त, ऐसे दोस्त तो भगवान दुनिया में किसी को ना दे। चल निकल यहाँ से, मेरी नजरों के सामने से हमेशा के लिए दूर हो जा। अब मुझे तेरी शक्ल कभी नहीं देखनी। अनायशा वहाँ से चली जाती है और अनाया की शादी हंसी खुशी ऋषभ के साथ हो जाती है। उस दिन के बाद से अनाया की जिंदगी खुशियों के फूलों से भर जाती है और वो हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।